गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो अपने लोग डिफ्रेंशिएशन पढ़ चुके थे, जो फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था, डिफ्रेंशिएशन पढ़ चुके थे। तो आगे बढ़ते हैं समय न गवाते हुए, ठीक है। कॉपी कलम निकालेंगे और हेडिंग डालेंगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन समझते हैं, ठीक है। कई लोगों के मन में ये बात बैठा रहता है कि बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसा, ठीक है। अपने फिजिक्स में बहुत ज़्यादा मुश्किलें नहीं आने वाली है, ठीक है। बेसिक छोटा छोटा इंटीग्रेशन आता है, इसमें बहुत ज़्यादा रिसर्च भी नहीं करना। जो मैथ वाले स्टूडेंट होंगे उसको क्लास 12th के अंदर मैथ में बहुत ज़्यादा पढ़ाया जाएगा डिटेल में, ठीक है। बहुत दिन तक 1 मंथ 2 मंथ तक सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन पढ़ाया जाएगा, तो इसलिए चिंता नहीं करना है, ठीक है। अपने लोग को उतना ही पढ़ेंगे जितना अपने लोग के काम का चीज़ है। इंटीग्रेशन, चलिए समझते हैं। सबसे पहले इंटीग्रेशन को मान लिया जाए कि कोई फंक्शन एफ एक्स है, एक्स का फंक्शन है एफ एक्स, और इसको आपने डिफ्रेंशिएट किया। इसको आपने क्या किया? डिफ्रेंशिएट किया। और डिफ्रेंशिएशन करने के बाद आप पहुंच गए एक नए फंक्शन पे जी एक्स पे, नए फंक्शन पे जी एक्स पे। जैसे एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या मिल जाता है? 2x। क्या मिल जाता है? 2x, ठीक है। तो एफ एक्स को डिफ्रेंशिएट किए तो मिला जी एक्स। तो जब जी एक्स को इंटीग्रेट करेंगे, जब जी एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो एक नया, जब इंटीग्रेट करेंगे तब जो फंक्शन मिलेगा वो मिल जाएगा एफ एक्स। मतलब एफ एक्स से जी एक्स जाने का रास्ता यदि डिफ्रेंशिएशन है तो वापस आने का रास्ता इंटीग्रेशन है। तो वापस आने का रास्ता कौन है? इंटीग्रेशन है। मतलब यहाँ से एफ एक्स से जी एक्स पे पहुँचने का रास्ता डिफ्रेंशिएशन था, डिफ्रेंशिएशन के माध्यम से यहाँ पहुँच गए और फिर हम चाहते हैं कि वापस आना, तो यहाँ से इंटीग्रेशन। जैसे लॉग और एंटी लॉग पढ़े थे ना, लॉग और एंटी लॉग, ठीक है। अगर लॉग को हटाना तो एंटी लॉग, मतलब एक तरह से मान के चलिए कि डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे का रिवर्स है, एक दूसरे का रिवर्स है। क्योंकि देखिए ना, डिफ्रेंशिएशन से अगर आगे बढ़ रहे हैं तो इंटीग्रेशन क्या कर रहा है? फिर वहीं लाके पहुंचा दे रहा है, फिर वहीं लाके पहुंचा दे रहा है, ठीक है। चलिए और देखते हैं। अब इंटीग्रेशन जो होते हैं वो दो तरह का हो जाता है। इंटीग्रेशन जो है वो, अगर लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन जो है वो दो तरह का हो जाता है, ठीक है। एक हो जाता है डिफिनिट, पहले इंडिफिनिट पढ़ लेते हैं। इंडिफिनिट, एक होता है इंडिफिनिट इंटीग्रेशन और दूसरा होता है डिफिनिट इंटीग्रेशन। दूसरा होता है डिफिनिट इंटीग्रेशन, दूसरा हो जाता है डिफिनिट। डिफिनिट का मतलब जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसका कुछ निश्चित वैल्यू आएगा। डिफिनिट इंटीग्रेशन का कुछ निश्चित वैल्यू आएगा और इंडिफिनिट का जो वैल्यू होगा वो निश्चित नहीं होगा। मतलब 100% गारंटी के साथ नहीं कह सकते हैं कि इसका वैल्यू क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, ठीक है। लेकिन इसका आंसर जो तब पक्का फिक्स होता है कि यही आंसर होगा। तो इसका मतलब, अरे सर इसका तो बहुत सारा आंसर आने वाला है, जब आंसर फिक्स ही नहीं है तो हम क्वेश्चन सॉल्व क्यों कर रहे हैं? अरे समझेंगे, ऐसा टेंशन मत लीजिए, इसका भी आंसर आएगा, लेकिन लास्ट में कुछ जो है एक कांस्टेंट सी के टर्म में आ जाएगा, जो कि अपने लोगों को नहीं पता होगा कि ये क्या होता है, अपने लोगों को नहीं पता होगा। तो सिर्फ फर्क इतना होता है कि अपने लोगों को पढ़ना बेसिकली यही है, पढ़ना यही है। इसी में जब लिमिट लगा देंगे ना, इसी में जब लिमिट लगा देंगे तो वो डिफिनिट हो जाएगा। कहाँ से कहाँ तक करना है तो उसको हो जाएगा लिमिट। लिमिट लगा देंगे तो हो जाएगा डिफिनिट, डिफिनिट इंटीग्रेशन, समझिएगा। इसका एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं। एफ एक्स से जी एक्स गए, ठीक है। तो अपने लोग को जो पहले पढ़ना है वो पढ़ना है इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। वो क्या पढ़ना है? इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इनडिफिनिट ही पढ़ेंगे। डिफिनिट तो इनडिफिनिट पढ़ लिए तो डिफिनिट समझ गए, बस लिमिट लगाना है। तो हेडिंग डाल लेंगे इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। चलिए इनडिफिनिट इंटीग्रेशन समझते हैं, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन को, ठीक है। मान लिया जाए इधर कोई फंक्शन है, इधर कोई फंक्शन है और इधर उसका फंक्शन है अपने पास एक्स का स्क्वायर। तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा? इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2x। क्या हो जाएगा? 2x। बोले बहुत अच्छा। अगर एक्स स्क्वायर प्लस 2 है तब कितना हो जाएगा? तब भी बोले 2x, तब भी बोले
2x, एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, तब भी क्या हो जाएगा 2x, क्योंकि तो कांस्टेंट टर्म है ये 2, 5 ये सब तो कांस्टेंट टर्म है, तो इसका तो 0 हो जाएगा। तो प्रॉब्लम कहाँ फंसा उस बात को समझिएगा। तो बोला गया सर सही बात तो सही है कि एक्स स्क्वायर का भी डिफ्रेंसिएशन 2x हो रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का भी 2x हो रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का भी 2x हो रहा है। तो जब हमको 2x का इंटीग्रेशन पूछा जाएगा तो हम क्या करेंगे? जब हमको 2x का इंटीग्रेशन पूछा जाएगा तो हम क्या करेंगे? जब हमसे 2x का इंटीग्रेशन पूछा जाएगा तब हम क्या करेंगे? समस्या यहाँ फंस गया कि हम तो बताए थे सर, आपने तो बताया था कि फंक्शन से अगर डिफ्रेंशिएशन के माध्यम से अगर यहाँ पहुँचे हैं तो इंटीग्रेशन के माध्यम से यहाँ पहुँच जाएंगे। लेकिन जब हम 2x को देखते हैं तो ये तो कई तरह से 2x से पहुँचे, एक्स स्क्वायर का भी 2x हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x का भी 2x हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का भी 2x हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 6 का भी 2x हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7 का भी 2x हो जाएगा। तो जब हम 2x का इंटीग्रेशन लिखें तो कौन लिखेंगे? ये लिखेंगे या ये लिखेंगे या ये लिखेंगे या इसका नीचे वाला लिखेंगे या कोई और लिखेंगे? इसीलिए इसको बोला गया इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। मतलब हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि 2x का जो आंसर आएगा उसमें जो कांस्टेंट टर्म आएगा वो 0 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, क्या होगा, या 7.5 होगा या 6.5 होगा या -6.5 होगा या -4 होगा, वो डिसाइड नहीं कर पा रहे। हाँ, एक टर्म तो कॉमन है, ध्यान से देखिए 2x का एक टर्म तो कॉमन है कि एक्स स्क्वायर सब में आ रहा है, एक्स स्क्वायर सब में आ रहा है, लेकिन साथ में जो प्लस जो एक कांस्टेंट आ रहा है वो हम मालूम नहीं कर पा रहे हैं, वो हम मालूम नहीं कर पा रहे हैं कि वो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। तो इसीलिए हम 2x का इंटीग्रेशन लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब सर ये c क्या है? तो c ये वाला कांस्टेंट है, c जो है 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। तो सर c पता कैसे चलेगा? सही बात है। तो c को पता करने के लिए अगर लिमिट दे दिया, अगर डिफिनिट इंटीग्रेशन दे दिया तब तो c नहीं आएगा। अगर डिफिनिट इंटीग्रेशन दे दिया तब तो c नहीं आएगा। लेकिन यदि इनडिफिनिट इंटीग्रेशन है तो c निकालने का कोई ना कोई तरीका दिया होगा, कोई ना कोई बाउंड्री कंडीशंस दिए होंगे जिसके माध्यम से हम c निकाल लेंगे। और अगर नहीं दिया है तो आपका आंसर यही हो जाएगा, आपका आंसर यही हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस सी। आपका आंसर यही हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस सी। चलिए अब देखते हैं इसको लिखते कैसे सर। ठीक है, ये तो इंटीग्रेशन लिखे, इसका जो है साइन जो होता है वो साइन इस तरह से होता है। ये सांप बना दीजिए, ये इससे करके बगलुआ इससे करके एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स डी एक्स। एफ एक्स जो है वो एक्स का फंक्शन है, एफ एक्स जो है वो एक्स का फंक्शन है और साथ में डी एक्स लगा हुआ। यहाँ पे जो लगा होगा ना डी एक्स, यही वेरिएबल होगा अपना, यही वेरिएबल होगा, यही अपना क्या होगा, वेरिएबल होगा। तो यही है अपना इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर इसी में इस दोनों जगह लिमिट लग जाता, यहाँ और यहाँ अगर लिमिट लग जाता तो वो डिफिनिट इंटीग्रेशन हो जाता। ये फिलहाल इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, ये क्या है, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन है। इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है, ये क्या है फिलहाल इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। अगर इसी में लिमिट लगाएंगे वो आगे सीखेंगे डिफिनिट इंटीग्रेशन में किस तरह से लिमिट लगाता है। मतलब जो यहाँ है वही कर ले। अगर ये dx वेरिएबल है, dx अपना क्या है, वेरिएबल है, x वेरिएबल है, dx मतलब x वेरिएबल है, तो x वेरिएबल है तो यहाँ पे लिमिट जो है x से ही लगेगा, वो डिफिनिट इंटीग्रेशन में सीखेंगे। चलिए इसको लिख लीजिए फिर मिटा, इसको लिख लीजिए जल्दी से फिर मिटाए। लिख लिए, लिख लिए, चलिए बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, यस सर लिख लिए। आगे बढ़ लेते हैं सर, कुछ फार्मूला लिख लेते हैं इंटीग्रेशन का, ठीक है। फार्मूला नंबर 1, अगर 1 इंटू डी एक्स है, 1 इंटू डी एक्स, क्या मजाक कर रहे हैं सर, ठीक है। तो 1 इंटू डी एक्स तो डी एक्स हो गया, तो इसका हो जाएगा x प्लस
सी, एक्स प्लस सी, एक्स प्लस सी। अगर कोई कांस्टेंट a इंटू डी एक्स, अब देखिए ए कांस्टेंट है, हम बता दे रहे हैं, बाद में कमेंट करके कई लोग पूछते हैं सर ये ए क्या है, वेरिएबल है क्या? अरे वेरिएबल नहीं है, ए कांस्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो ए बाहर हो जाता है, ए बाहर हो जाता है, समझिए ए बाहर हो जाता है और dx का तो x हो गया। अब कोई लोग पूछेगा सर dx का क्या होगा? अरे ये dx और ये 1 इंटू डी एक्स, बात तो सेम है ना, dx और 1 इंटू, अरे 1 से मल्टीप्लाई भी कर देते तो ये क्या होता है, ये dx ही तो होता, ये इंटीग्रेशन, ये डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। तो एक दूसरे का रिवर्स है, तो कैंसिल होकर ये x बचता है, ये क्या बचता है, x बचता है। अगर इसके साथ a मल्टीप्लाई में है तो a बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, कांस्टेंट जानते ही हैं, डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन से कांस्टेंट बाहर हो जाता है। तो अगर a इंटू डी एक्स होता तो a बाहर हो जाता और इसका हो जाता a और इसका हो जाता x, तो ax प्लस c, क्योंकि इंडिफिनिट है, इंडिफिनिट है इसीलिए ax प्लस c, ठीक है। नंबर 3, रियल फार्मूला जो है सबसे बेसिक का वो यही है, x के पावर n dx, ये हो जाएगा x के पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस c। ये c क्यों ऐड कर रहे हैं अभी बताए थे, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन, इसलिए अगर लिमिट लग जाता है यहीं पे तो ये ऐड नहीं करते। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अब इसमें एक प्रॉब्लम आया, क्या आया प्रॉब्लम, समझिएगा ध्यान से। प्रॉब्लम ये आया कि जब n गलती से -1 हो गया, अगर n गलती से -1 हो गया तो -1 + 1 = 0 और नीचे में 0 आ गया तो ये बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई। नीचे में 0 नहीं आना चाहिए, मैथ के अंदर नीचे में 0 नहीं आना चाहिए, वो नीचे में 0 आ गया तो अनडिफाइन हो गया। इसीलिए इसमें n इज नॉट इक्वल टू -1, n इज नॉट इक्वल टू -1, मतलब ये फार्मूला n के सभी वैल्यू के लिए वैलिड है, n के सभी रियल वैल्यूज़ के लिए, n के सभी रियल वैल्यूज़ के लिए, अच्छा n कांस्टेंट है, ठीक है, n के सभी रियल वैल्यूज़ के लिए वैलिड है एक्सेप्ट n इज नॉट इक्वल टू -1, मतलब n अगर -1 हो जाएगा तब वैल्यू नहीं होगा वैलिड। तो कई लोग के मन में आएगा सर n अगर -1 होगा तो क्या होगा, ठीक है। कई लोग के मन में ये भी होगा सर ठीक है ये फार्मूला इसके तो n -1 होगा, इसका मतलब x के पावर -1 मतलब 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन लिख ही क्यों न ले, 1/x का इंटीग्रेशन लिख ही क्यों न ले, लिख ही लीजिए नंबर 4 में, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। याद करिए 1/x किसका डिफ्रेंशिएशन था, 1/x किसका डिफ्रेंशिएशन था। अगर आपको ये फार्मूला याद नहीं आ रहा है तो आप याद करिए कि 1/x किसका डिफ्रेंशिएशन था। तो अगर आप 2-3 दिन पीछे जाएंगे, अगर 2-3 लेक्चर पीछे जाएंगे तो आपको बिल्कुल ये याद आ रहा है, शहर 2-3 दिन, 2-3 घंटा पहले का बात याद नहीं रहता है, 2-3 दिन की बात कर रहे हैं, इतना बड़ा अनर्थ क्यों कर रहे हैं सर। तो dy/dx 1/x जो है वो लिखाए थे ln x, क्या लिखाए थे, ये क्या हो गया, ये उल्टा 1 ln x का, याद करिएगा ln x का लिखाए थे 1/x, ln x का लिखाए थे डिफ्रेंशिएशन 1/x। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा ln x, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा ln x, और इंडिफिनिट है तो इसीलिए प्लस c, इंडिफिनिट है इसीलिए प्लस c। चलिए इसको लिखिए जल्दी से, चारों फार्मूला को जल्दी से नोट करिए, जल्दी से नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लिए, यस सर कर लिए, कर लिए। चलिए अब कुछ इस बेस्ड पे एग्जाम्पल बना लेते हैं, इसी बेस्ड पे कुछ एग्जाम्पल बना लेते हैं। तो आज का क्वेश्चन नंबर पहला है, शुरू करते हैं यहाँ से, कहाँ से, x dx। नंबर 2 x² 3 ले लेते हैं, 3x² dx। नंबर 3 x²/2 dx। छोटे छोटे क्वेश्चन लेते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन लेते हैं पहले, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करिए सभी को। तो पहला सॉल्यूशन पहला का देखेंगे, सॉल्यूशन पहला का x dx, देखिएगा ध्यान से, x के पावर n के फार्मूला पे बैठ रहा है क्या, बिल्कुल बैठ रहा है, देखिएगा ध्यान से, x के पावर n dx, x के पावर n dx,
एक्स की जगह एक्स दिख रहा है, डी एक्स की जगह डी एक्स दिख रहा है, एन की जगह क्या दिख रहा है 1, एन की जगह क्या दिख रहा है 1, एन की जगह क्या दिख रहा है 1। तो एक्स के पावर एन का फार्मूला क्या था, एक्स के पावर एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई एन प्लस 1 और इंडिफिनिट है इसीलिए प्लस सी। तब एन की जगह कौन दिख रहा है 1 दिख रहा है, तो एक्स के पावर 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 प्लस सी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। नंबर 2 3x स्क्वायर डी एक्स, 3x स्क्वायर डी एक्स। ध्यान दीजिएगा 3 कांस्टेंट है, 3 से तो कोई दिक्कत है नहीं। कांस्टेंट डिफरेंशिएशन में भी बाहर होता था और इंटीग्रेशन में भी बाहर होगा, तो 3 क्या है अपना कांस्टेंट है, तो 3 को चुपके से बाहर बुला लीजिए ना, क्या दिक्कत है, 3 को बाहर बुला लीजिए, तो ये हो जाएगा क्या एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब देखिए एक्स के पावर एन का फार्मूला लग जाएगा, बिल्कुल लग जाएगा सर। तो 3 तो चुपचाप बाहर बैठा रहेगा, टुकुर टुकुर देखेगा बाहर बैठ के, क्योंकि 3 तो कांस्टेंट है, इसको तो कोई समस्या है नहीं, इंटीग्रेशन से बाहर हो गया तो इसको तो इंटीग्रेट करना होना है नहीं, ठीक है। एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो एक्स स्क्वायर का पावर 1 बढ़ जाएगा, तो 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय नीचे में भी 2 प्लस 1। देखिए जो ऊपर में पावर होता है ना वही नीचे में भी होता है, जो एक एक्स के माथा पे जो होता है ना वही एक्स के नीचे में भी होता है, जो एक्स के कप्पाड़ पे जो होता है ना वही नीचे में भी होता है। तो 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, तो नीचे में भी क्या हो जाएगा 3 और इंडिफिनिट है तो प्लस सी ऐड कर लीजिए, 3 से 3 कैंसिल हो गया तो हो गया एक्स क्यूब प्लस सी, एक्स क्यूब प्लस सी, इसको लिखिए एक्स क्यूब प्लस सी, क्या हो गया एक्स क्यूब प्लस सी। नंबर 3 करें, करिए सर करिए, हम लोग देख रहे हैं, बहुत आलसी हैं सर हम लोग सिर्फ देखते हैं और उसके बाद छाप लेते हैं तुरंत, और जो नहीं छाप पाता है वो पॉज कर लेते हैं सर, फिर छाप लेते हैं। तो नंबर 3 देखिएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 कोई समस्या नहीं है, यहाँ 2 कांस्टेंट है लेकिन नीचे में है, तो नीचे में तो इसको चुपचाप बाहर कर लीजिए, तो 1/2 कोई दिक्कत नहीं। एक्स स्क्वायर डी एक्स, अभी एक्स स्क्वायर का किए थे, ठीक है, एक्स क्यूब बाय 3 और प्लस सी, तो एक्स के पावर 3 डिवाइडेड बाई 6 प्लस सी। सी क्यों लेते हैं, ये एक तरह का कांस्टेंट है, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में हमको नहीं पता यहाँ सी होगा 0 होगा -1 होगा -2 होगा, अगर नहीं होगा तो अपने आप 0 हो जाएगा, उसका चिंता आपको नहीं करना। चलिए 3 क्वेश्चन बनाए, अगला करते हैं चौथा। देखिए ज़्यादातर अपने फिजिक्स में इसी का आएगा, नहीं तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का। चलिए मिटा दें, मिटा दीजिए सर, क्या किया जाए, मिटा दीजिए। चौथा क्वेश्चन, फाइव का स्क्वायर डी एक्स। पांचवा क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 5 डी एक्स। छठा क्वेश्चन, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5 डी एक्स। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। चलिए ट्राई करिए, 2-3 सेकेंड में ट्राई करिए जल्दी से, फिर हम बनाएंगे। जल्दी से ट्राई करिए, कर रहे हैं, यस सर कोशिश कर रहे हैं, जल्दी से ट्राई करिए, कर रहे हैं, यस सर कर रहे हैं। पहला नहीं चौथा सॉल्यूशन, 5 स्क्वायर। अब कई लोग के मन में क्या आता है पता है, कई लोग के मन में क्या आता है, 5 का स्क्वायर है, पावर 1 ऐड कर दिया और डिवाइडेड में, अरे 5 के स्क्वायर है तो ये कांस्टेंट है, एक्स का फंक्शन नहीं है, ध्यान से देखिए। अब कई लोग क्या करता है, पता नहीं क्या दिमाग में आता, सर आप ही तो बताए थे पावर 1 ऐड करने के लिए डिवाइडेड बाई 2 + 1, ये गलत हो गया पूरा का पूरा। 5 वेरिएबल थोड़ा ना, 5 एक्स का फंक्शन है क्या, नहीं है ना, तो नहीं है तो ये 5 का स्क्वायर क्या 25 है ये रियल में, ये 25 को हम 5 के स्क्वायर के रूप में लिख दिए हैं ताकि आपको ये पता चले, कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा ना, इसको बाहर करिए dx का, तो 25x प्लस सी आंसर, 25x प्लस सी आंसर। नंबर 5, एक्स स्क्वायर प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 5 dx, ठीक है। तो इसको अलग अलग कर सकते हैं, प्लस या माइनस में हो ना तो अलग अलग कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, ठीक है, अलग अलग कर सकते हैं। याद करिए डिफ्रेंसिएशन में u प्लस भी था, तो u को अलग डिफ्रेंशिएट कर लिए थे और v को अलग डिफ्रेंशिएट करके बीच में प्लस लगा लिए थे, याद करिए, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 dx है तो इसको अलग अलग कर लेंगे। अलग अलग करने का क्या मतलब है सर, तो एक्स स्क्वायर dx लिख लेंगे, बीच में प्लस लिख लेंगे और यहाँ 5 dx लिख लेंगे, ठीक है, मतलब अलग अलग कर लेंगे। एक्स स्क्वायर को अलग डिफ्रेंशिएट इंटीग्रेट कर लेंगे, 5 को अलग इंटीग्रेट कर लेंगे और दोनों के बीच में प्लस का साइन लगाओ तो प्लस का साइन चिपका देंगे, अगर माइनस का साइन होता तो माइनस का साइन चिपका देंगे, ठीक है। अब कई लोग के मन में आ रहा होगा सर इनटू में भी ऐसा कर लें क्या,
एक्स स्क्वायर इंटू 5dx है, तो क्या इंटू में भी ऐसा कर ले क्या, या एक्स स्क्वायर समथिंग है इंटू में है, तो क्या इंटू में भी कर ले क्या, एक्स स्क्वायर dx इंटू 5dx? बिल्कुल नहीं, इंटू में या डिवाइड में ऐसा नहीं कर सकते, सिर्फ प्लस और माइनस में कर सकते हैं। इंटू या डिवाइड में ऐसा नहीं कर सकते कि दोनों को अलग अलग कर लिए, ठीक है, उसके लिए अलग फार्मूला होता है, ठीक है, आइलेट का। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 इसको अलग अलग कर लिए, तो यहाँ से क्या हो गया, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 5dx का क्या हो जाएगा, 5 इंटू एक्स प्लस सी। अब कई लोग के मन में आएगा सर इसका भी सी इसका भी सी, तो आप एक ही सी क्यों लेगा, अरे कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट एक नया कांस्टेंट ही बनेगा, कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट एक नया कांस्टेंट ही बनेगा। अगर दो कांस्टेंट को ऐड करेंगे, ये जब पता ही नहीं है वैल्यू, तो हम कैसे मान सकते हैं कि ये 2 था कि 3 था कि 5 था, तो इसलिए कांस्टेंट लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए नंबर 6, इसमें 3 टर्म, एक्स स्क्वायर प्लस 5dx, कोई दिक्कत नहीं, तीनों को अलग अलग कर लीजिए। तो जब x का करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर का करेंगे तो एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 5dx करेंगे तो 5x प्लस सी। चलिए इसको लिख लीजिए, इस तीनों को लिख लीजिए, कोई समस्या नहीं है, इस तीनों को लिख लीजिए, कोई समस्या नहीं है, लिख लीजिए, लिख लिए, लिख लिए। चलिए लिख लिए, यस सर लिख लिए। 4 फार्मूला लिखे थे, 5वां लिखते हैं। पाँचवा फार्मूला e के पावर x का, याद करिए डिफ्रेंशिएशन क्या हुआ था, e के पावर x ही हुआ था, डिफ्रेंशिएशन क्या हुआ था, e के पावर x ही हुआ था, इसका इंटीग्रेशन भी e के पावर x ही होगा, इसका इंटीग्रेशन भी e टू द पावर x ही होगा। चलिए ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में आ जाते हैं, बिल्कुल आ जाते हैं सर। साइन x का माइनस कॉस एक्स प्लस सी, बोलेगा क्यों सर, ध्यान दीजिएगा, कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हुआ था, कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हुआ था, माइनस साइन एक्स, ठीक है, माइनस कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, साइन एक्स, ये क्या हो जाएगा साइन एक्स, माइनस कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा साइन एक्स, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कॉस एक्स, याद करिएगा, याद रखिएगा, साइन में इंटीग्रेशन में माइनस कॉस होता है, डिफ्रेंशिएशन में मत लगा दीजिएगा माइनस, ठीक है, साइन एक्स dx में इंटीग्रेशन में माइनस कॉस एक्स होता है। नंबर 7 कॉस एक्स का सीधा सीधा साइन एक्स, सीधा सीधा साइन एक्स प्लस सी, 10x भी लिख लें क्या, लिख ही लेते हैं, लिख ही लेते हैं सर 10x भी, 10x का माइनस ln cos x प्लस सी, माइनस ln cos x प्लस सी। चलिए इसको लिखिए, चारों को लिखिए जल्दी से, लिखिए। कई जगह ये माइनस ln sec x भी लिखा रहा था, टेंशन मत लीजिए, यही जब माइनस ऊपर जाएगा ना तो cos x के पावर -1 हो जाएगा, तो 1/cos x हो जाएगा, तो वो ln sec x भी हो जाएगा, ठीक है, इसलिए टेंशन नहीं लेना। एक दो क्वेश्चन और करेंगे, इसी को जब ऊपर करेंगे ना, ये माइनस पावर में आ जाएगा ना, ये लॉग का प्रॉपर्टी होता है, ये देखिए ना, ln x टू द पावर -1 है तो इसको माइनस ln x लिखते हैं, ठीक है, और इसी x के पावर -1 को क्या लिख सकते हैं ln 1/x, ठीक है, तो जब cos x को ये पावर में -1 ले आएंगे तो ln 1 क्या हो जाएगा 1/cos x, और 1/cos x क्या हो जाएगा sec x हो जाएगा, ठीक है। चलिए लिख लिए, चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं, 8 नंबर तक लिख लिए हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जरूरी है। चलिए इंटीग्रेशन 1/x प्लस e टू द पावर x dx, इसको नंबर 1 मान लेते हैं, नंबर तो हम भूल गए कहाँ तक किए थे, तो 1 से मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। चलिए करते हैं इस दोनों को पहले,
ठीक है। नंबर 1/x प्लस e टू द पावर x dx बताए थे अभी दोनों को अलग कर लेंगे, बीच में प्लस है, दोनों को क्या करेंगे अलग कर लेंगे। तो अलग कर लेंगे तो क्या दिक्कत है, 1/x dx प्लस e टू द पावर x dx, ठीक है। 1/x क्या हो जाएगा ln x प्लस e टू द पावर x प्लस c, ये हो गया आंसर। नंबर 2 में क्या है, साइन x प्लस एक्स स्क्वायर dx, साइन x प्लस एक्स स्क्वायर dx। ध्यान दीजिएगा साइन x का क्या हो जाएगा माइनस कॉस x, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा x³/3 प्लस c, x³/3 प्लस c। इसको लिखिए जल्दी से, फिर आगे करेंगे। इसको लिखिए, लिख लिए, बिल्कुल लिख लिए सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है सर। मिटा दें, मिटा दीजिए, मिटा दीजिए, हमें क्या समस्या। सही बात है, आपको क्या समस्या। नंबर 3 क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है। e के पावर 2 dx। नंबर 4 साइन x प्लस कॉस x dx। चलिए देखते हैं। कई लोगों के मन में ख्याल आता है कि e के पावर 2 है तो e के पावर 2 हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, e का स्क्वायर है ना ये, इस बार कांस्टेंट है ये। अरे इस बार देखिए सब कुछ बदल गया। कई लोग के मन में आता है कि e के पावर 2 है तो सर e के पावर 2 का e के पावर 2 रह जाएगा। क्यों, तो लॉजिक देता है सर e के पावर x का e के पावर x रह गया था। अरे महाशय ये बात सही है, e के पावर x का e के पावर x होता है, लेकिन यहाँ e का स्क्वायर, e एक कांस्टेंट नंबर है जैसे पाई एक कांस्टेंट होता है, तो e का स्क्वायर भी एक कांस्टेंट होगा, तो ये इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा और इसका हो जाएगा e का स्क्वायर प्लस e के पावर स्क्वायर x प्लस c, ये हो जाएगा। नंबर 4 की बात करें, साइन x प्लस कॉस x, क्या दिक्कत है, साइन x प्लस कॉस x, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, dx। तो इसको क्या करेंगे, साइन x का अलग करेंगे तो माइनस कॉस x और प्लस कॉस x का साइन x प्लस c। चलिए इसको लिखिए जल्दी से, इसको लिखिए जल्दी से, जल्दी से लिखिए, जल्दी से लिखिए। लिख रहे हैं, यस सर लिख रहे हैं, लिख रहे हैं, लिख रहे हैं सर, लिख रहे हैं सर, लिख रहे हैं, बिल्कुल लिख रहे हैं, लिख रहे हैं सर, बिल्कुल लिख रहे हैं। और एक आध क्वेश्चन करे क्या, 5 नंबर तो कर ही लेंगे। नंबर 5 थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन, ये क्या चौक गिर गया, 5 नंबर तो कर ही लेंगे, 5 नंबर। कोई ख़ास क्वेश्चन नहीं है, बेहद ही आसान है प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। x² प्लस साइन x प्लस x माइनस लगा लीजिए, माइनस x, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 dx। चलिए देख लेते हैं, बेहद आसान है। 1/2 कांस्टेंट है, 1/2 पूरे को बाहर ले लीजिए, 1/2 पूरे को बाहर ले लीजिए। x² का क्या हो जाएगा x³/3 प्लस साइन x का क्या हो जाएगा माइनस कॉस x, यहाँ माइनस कर ले सीधा सीधा, माइनस कॉस x, माइनस x का क्या हो जाएगा x²/2 प्लस c, कांस्टेंट है तो इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन बस इसी तरह दिखाए, नीचे में कांस्टेंट लिखा है। चलिए, तो ये बेसिक पहला लेक्चर था इंटीग्रेशन का। तो आई होप कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। आज के लेक्चर में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप लोगों ने जो जीवन का खूबसूरत सा समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड बाय।